हमारे आजकल स्टूडेंट्स कम हैं, वो इशू यही है कि हमने जो टाइमिंग चेंज किया है जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स जो है ना वो मेरे ख्याल में मस्जिद वगैरह में होंगे क्योंकि आजकल तरावी वगैरह लोग पढ़ते हैं। तो वो 7 बजे ठीक थी लेकिन मैडम आपकी वो उसकी वजह से आपकी टाइमिंग की इशू की वजह से मेरे ख्याल में वो टाइम आपने चेंज किया है 10 बजे। तो इस वजह से स्टूडेंट्स थोड़े कम हैं, लेकिन खैर वो ज्वाइन करते रहेंगे हमें विद द सेशन। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन, हम इस टाइम को वेस्ट नहीं करते। जो कि हमारा आज का सेशन है फीचर्स इंजीनियरिंग का। कोर्स वही है डेटा साइंस फंडामेंटल्स विद python। सो मैडम आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली वालेकुम अभी सलाम। अज़ान जो है वो 6:25 के आसपास होती है, तो फिर खाना वगैरह भी होते हैं, नमाज वगैरह भी पढ़नी होती है, तो 7 बजे पे बंदा रेडी नहीं होता, इस वजह से 10 to 11 कर दिया है। ठीक है, नो इशू। असल में वो हम आपको पता है तरावी वगैरह होते हैं और आजकल आखिरी दिन है ख़त्म कुरान वगैरह के। तो जिसकी वजह से वो स्टूडेंट ज़्यादातर वहाँ पे भी होते हैं जो मेल स्टूडेंट्स हैं हमारे, और फीमेल्स जी भी जो है ना कोई कहता है कुरान की तिलावत वगैरह। तो चलो खैर, नो इशू। जो लोग मिस करते हैं तो फिर वो यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, यहाँ हम वो पोस्ट करते हैं। तो मैडम जी, आप स्टार्ट कर सकती है। ठीक है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ अबाउट फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग, फीचर किस चीज़ को कहते हैं और फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, और ये हम किन तरीकों से जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले फीचर कोई भी एट्रीब्यूट या कोई भी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा है किसी भी स्पेसिफिक उसके रिलेटेड ना, जैसे परचेज वगैरह का डेटा ही ले लें, सेल्स का। एक दुकान है और उसमें जो है डिफरेंट चीज़ों की परचेजिंग हो रही है, लोग आ रहे हैं डिफरेंट तरह के परचेजर और उसको ख़रीद रहे हैं। तो वो जो है वो सारा डेटा नोट हो रहा है या कलेक्ट हो रहा है, या वो लोग एक्सेल शीट में स्टोर कर रहे हैं या डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं। अब उसमें फीचर्स क्या हैं, कौन कौन से हैं, सारे जितने भी, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आइटम्स के उन्होंने स्टोर किए हुए उस डेटाबेस में कि एग्स कितने सेल हुए हैं आज के दिन, ब्रेड कितना सेल हुआ है, उसके अलावा जो है बाकी मिल्क कितना सेल हुआ है, तो इस सब का डेटा, और पर डे के हिसाब से कि मतलब 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, एंड सिमिलरली फिर ईयर वाइज अगर ज़्यादा डेटा है तो ईयर वाइज कितना हुआ है। तो वो सारा जो है हमारे पास ये डेटा आ जाता है। अब इसमें फीचर्स कौन से आ जाते हैं, जो एट्रीब्यूट्स हो गए कि फॉर एग्जांपल एग्स वाला कॉलम हो गया, उसके अलावा जो है मिल्क वाला कॉलम हो गया, एंड सो ऑन। और ये हम क्या कर रहे हैं, टोटल सेल्स करेंगे बाय द एंड ऑफ द मंथ कितना सेल हुआ है। अब ये फीचर इंजीनियरिंग जो है बहुत ही क्रिटिकल स्किल है। ये क्या करता है, ये मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए बहुत सारे नए, मतलब पोटेंशियल उसके लिए अनलॉक करता है। किस तरह कि अगर हम फीचर इंजीनियरिंग करते हैं तो उससे हमारे पास जो है मॉडल की परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। अगर एक्यूरेसी फॉर एग्जांपल 55% आ रही है किसी मॉडल की, अगर हम डिफरेंट फीचर इंजीनियरिंग के मेथड्स उस पर अप्लाई करेंगे तो वो जो है मॉडल की एक्यूरेसी उससे इंक्रीज हो सकती है। इस प्रेजेंटेशन में हम यही कंसेप्ट उसके पढ़ेंगे, और फीचर इंजीनियरिंग को कैसे हम उसके मतलब उसको अमल में ला सकते हैं, और उससे हम मॉडल की एक्यूरेसी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, अब फीचर के टाइप्स कौन-कौन से हैं? एक तो हमारे पास न्यूमेरिकल फीचर्स होते हैं, एक हमारे पास कैटेगोरिकल फीचर्स होते हैं। न्यूमेरिकल फीचर्स कौन से होते हैं, जो कि नंबर्स की फॉर्म में मुश्तमिल होते हैं, जैसे 1, 2, 3 या 25 या 100 या स्टूडेंट्स के जैसे मार्क्स हो गए। तो ये क्या है हमारे पास, ये न्यूमेरिकल फीचर है।
अब उसके अलावा कैटेगोरिकल फीचर्स कौन से होते हैं, जो कि हमारे पास जिस तरह ग्रेड हो गया स्टूडेंट का, तो उसमें जो है कि ग्रेड में फिर हमारे पास के ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, या उसके अलावा अगर ऑडियंस को हम डिवाइड करते हैं एज वाइज, तो वो किसी को हम कहते हैं ये यूथ में आता है, ये हमारे पास एडल्ट है, ये हमारे पास सीनियर है, ये हमारे पास चाइल्ड है, तो वो ये सारे क्या कौन से फीचर हो गए, ये पे कैटेगोरिकल फीचर्स आ गए। अब न्यूमेरिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं, कंटिन्यूस हो सकते हैं। कंटिन्यूस का क्या मतलब है कि 0.1 फ्लोट की फॉर्म में हो सकते हैं, 0.2 0.3, मतलब इस तरह वो जाते जा सकते हैं ना। वो डिस्क्रीट वैल्यू भी हो सकते हैं। डिस्क्रीट मतलब कि जैसे 1 2 3 4, मतलब पॉइंट की फॉर्म में अगर हम नहीं कर रहे, और कंटिन्यूस भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सी है कंटिन्यूस न्यूमेरिकल फीचर्स की, टेम्परेचर हो गया हमारे पास, हम कहते हैं ना 98.5 जो है वो सेंटीग्रेड है, या उसके अलावा जो है हाइट की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं 5 फुट 7 इंच है, तो ये हमारे पास क्या है, या 6 इंच है, मतलब इस तरह वो कंटिन्यूस वैल्यू होती है, वो मजीद कंटिन्यू करती जाती हैं। जबकि डिस्क्रीट वैल्यूज कौन सी, उसकी एग्जांपल्स क्या आ गई, जैसे नंबर ऑफ रूम्स, एक घर में कितने कमरे हैं, या हमारे पास टोटल कस्टमर्स कितने हैं, कितने लोग हैं, 2 3 5 7, ये जो है ये हमारे पास पर डिस्क्रीट वैल्यूज में आ जाती है। अच्छा, टेक्स्ट और इमेज फीचर्स जो हैं वो भी उसमें आ सकते हैं। अब कैटेगोरिकल फीचर्स जो है वो कौन से होते हैं, ये हमारे पास ऑर्डिनल होते हैं या नॉमिनल होते हैं। ऑर्डिनल किससे निकला है, कि मतलब जैसे कि एजुकेशन लेवल हो गया, अब उसमें बीएस आ सकता है, एमएस आ सकता है, एफएससी आ सकता है, और उसके अलावा जो है या कस्टमर की सेटिस्फेक्शन कितनी है, मतलब कितना वो सेटिस्फाई है, उनकी रेटिंग कितनी है, वो बिल्कुल नहीं है सेटिस्फाई, वो हाईली सेटिस्फाइड है, वो दरमियान में सेटिस्फाई है, या फिर हमारे पास नॉमिनल वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे जिसकी एग्जांपल है जैसे कलर हो गया ब्लू रेड ग्रीन, या हमारे पास सिटी हो गया, मतलब नॉमिनल मतलब जो खास होते हैं। ऑर्डिनल ऑर्डिनल किस चीज से निकला है, ऑर्डिनरी से लिख रहे हैं, मतलब जो आम जैसी चीजें होंगी। तो ये कैटेगोरिकल फीचर्स के अंदर फिर टाइप्स है। न्यूमेरिकल फीचर्स के अंदर कौन कौन सी टाइप्स हैं, उसमें हमारे पास कंटिन्यूस आ जाती हैं और डिस्क्रीट आ जाती हैं, जबकि हमारे पास कैटेगोरिकल फीचर्स में एजुकेशन लेवल और कस्टमर सेटिस्फेक्शन मतलब ऑर्डिनल और नॉमिनल आ जाते हैं, और फिर उनकी फर्दर एग्जांपल्स आ जाती हैं। अच्छा, अब फीचर्स को हम किन किन तरीकों से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि वो हमारे पास मॉडल जो है वो अच्छी एक्यूरेसी दे उसके बिहाफ पर। एक पहला जो मेथड है वो स्केलिंग का है, दूसरा हमारे पास नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा जो है वो हमारे पास इनकोडिंग का है। अब स्केलिंग में क्या होता है कि जो है हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होते हैं। अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या है कि पूरे डेटा को जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आते हैं, कि मतलब अगर कुछ वैल्यूज हमारे पास वेट की किलोग्राम में है, कुछ हमारे पास ग्राम में है, तो उस सब को हम कन्वर्ट करते हैं या तो ग्राम की फॉर्म में या फिर किलोग्राम की फॉर्म में। इस तरह अगर हमारे पास टेम्परेचर होता है तो टेम्परेचर कुछ कहीं पे टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में लिखा हुआ है, कभी कहीं पे सेल्सियस में लिखा हुआ है, कहीं पे केल्विन में लिखा हुआ है, तो उस सब को जो है वो एक ही डिग्री में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो सारे टेम्परेचर को हम सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो सारे को केल्विन में कर लेते हैं, या फिर सारे को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं उस पूरे कॉलम को, ताकि वो डेटा हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। फिर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन की आई थिंक कल भी हमने बात की थी क्लास में, कि इससे क्या होता है कि जो है हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल कोई रेंज हम रख लेते हैं कि 0.1 से लेकर 1 तक की जो वैल्यू, वो सारी वैल्यूज इसमें लाई करेंगी, जितनी भी उस कॉलम की वैल्यूज होगी उसको इसमें एडजस्ट करना है। या फिर जो है हम -1 से लेकर +1 तक की सारी वैल्यूज जो हैं वो इस कैटेगरी में लाई करेंगी, और इसमें जो है हमारे पास वो आएंगी। तो
स्टैंडर्डाइजेशन से क्या होता है कि वो आउटलायर्स को भी हैंडल कर लेता है, मतलब जो डेटा आउट ऑफ द बॉक्स आता है हमारे पास उसको भी स्टैंडर्डाइजेशंस के थ्रू हम हैंडल कर लेते हैं। ये दोनों मेथड्स किसके अंडर आते हैं? स्केलिंग के अंडर आते हैं। अब नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या, इसमें क्या क्या आते हैं? एक तो लॉग आ जाता है, एक बॉक्स कॉज आता है। ये दो तरह की ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करती हैं। ये क्या करता है? हमारे पास स्क्यूनेस को रिड्यूस करता है। कल जैसे मैंने आप लोग को दिखाया था स्क्यूनेस, कि राइट स्क्यूनेस होता है, ये लेफ्ट स्क्यूनेस होता है, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए फिर ये चीज़ें यूज होती हैं। उसके बाद इनकोडिंग, इनकोडिंग में फिर दो तरह की इनकोडिंग आ जाती है। एक हमारे पास वन हॉट इनकोडिंग होती है और एक हमारे पास लेबल इनकोडिंग होती है। ये इससे के थ्रू हम क्या करते हैं? कैटेगरीज को हैंडल करते हैं। वन हॉट क्या करती है? सारी कैटेगरीज को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करती है। और किस तरह करती है? कि फॉर डिफरेंट कॉलम्स बना के, फॉर एग्जांपल एक कॉलम है एज का, उसमें लिखा हुआ है कि यूथ, एडल्ट, सीनियर और चाइल्ड, मतलब इस तरह की कैटेगरीज है। अब ये क्या करेगा? यूथ का अलग कॉलम बना देगा और जहां जहां पे वो एप्लीकेबल होगा, जो जो रो में जो है मतलब वो यूथ आया होगा, जिस जिस बंदे की एज जो है वो यूथ वाली कैटेगरी में होगी, तो वहां पे 1 1 लिख देगा और बाकियों में 0 लिख देगा। जबकि हमारे पास लेबर तो वन हॉट इनकोडिंग जो है वो इस तरह करता है, वो बाइनरी फॉर्म में इस तरह कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 और 0 की फॉर्म में उस पूरे वैल्यू को जो है वो कन्वर्ट कर लेता है एक अलग कॉलम बना के। इससे क्या होता है? हमारे पास मॉडल की एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। अच्छा, अब डेटा से हम मीनिंग कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? एक तो हमारे पास अब अगर हम एनएलपी की बात करें, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, मतलब टेक्स्ट बेस हमारे पास कोई डेटा है, वो टेबुलर फॉर्म में नहीं है, वो हमारे पास पैराग्राफ की फॉर्म में है या ऐसे की फॉर्म में है, तो उसमें हम फीचर इंजीनियरिंग किस तरह कर सकते हैं? कि या तो हम बैग ऑफ वर्ड्स यूज कर सकते हैं या टीएफ आईडीएफ यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है? ये हमारे पास दोनों ही मेथड्स हैं टेक्स्ट डेटा को की फीचर इंजीनियरिंग के लिए। और उसमें हम क्या, इससे क्या होता है? हमारे पास जो सेंटिमेंट एनालिसिस है या F1 स्कोर जो हम निकालते हैं, तो वो हमारे पास उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा आती है। F1 स्कोर क्या है? ये हमारे पास एक मेट्रिक है जो कि यूज होता है किसी भी मॉडल की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करने के लिए। उसके बाद इमेज डेटा में हम क्या करते हैं कि उसमें हम एज डिटेक्शन यूज करते हैं कि अगर एक इमेज है तो उसके एजेस क्या क्या हैं, उसको हम डिटेक्ट करते हैं और उसके लिए हम HOG जो है वो मेथड यूज करते हैं। फिर टाइम सीरीज डेटा, जैसे कि वेदर की फोरकास्ट हो गई, तो उसके लिए फिर हम रोलिंग स्टेटिस्टिक्स और लैग फीचर्स जो हैं वो यूज करते हैं। अच्छा, अब नए फीचर्स बनाने के लिए क्या करते हैं हम? कि या तो हम एग्जिस्टिंग जो हमारे पास फीचर्स होते हैं उनको कंबाइन करके एक नया फीचर बना लेते हैं, या फिर जो है पोलिनोमियल फीचर, मतलब कोई और हम ऐसे कर लेते हैं। पोली मतलब मैनी, मतलब और कई तरह के फीचर्स जो है वो हम ऐड कर लेते हैं, ताकि नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स को भी हम कैप्चर कर सकें। और तीसरा जो है हमारे पास इंटरेक्शन फीचर्स, उसमें क्या होता है कि उन्हीं फीचर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि उससे जो है हम इंटरेक्शंस को कैप्चर कर सके, कौन सा फीचर किसके साथ ज़्यादा कोरिलेट कर रहा है या ज़्यादा जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है। अच्छा, अब पोलिनोमियल फीचर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमारे पास मॉडल का जो आर स्क्वेयर्ड का पैरामीटर है एवेलुएट करने के लिए उसको इम्प्रूव करता है। आर स्क्वेयर क्या है? ये भी हमारे पास एक मेट्रिक है मॉडल को एवेलुएट करने के लिए। सॉरी। अच्छा,
अब हम बेस्ट फीचर्स को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? 3 तरह के उसके मेथड्स हैं। एक यूनिवेरिएट सिलेक्शन, मतलब स्टैटिस्टिकल टेस्ट की बिना पे हम जो है फीचर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट तरह के जो टेस्ट होते हैं हमारे पास, टी जेड स्कोर और टी टेस्ट और इस तरह। फिर दूसरा ट्री बेस्ड मॉडल्स, जो कि मॉडल्स से हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास कौन से फीचर जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें हमारे पास डिसीजन ट्री का मॉडल आ जाता है, रैंडम फॉरेस्ट का मॉडल आ जाता है, इस तरह एक्सजी बूस्ट वगैरह जिस जिस मॉडल में भी ट्री यूज होती है तो वहां से भी हम फीचर की इंपॉर्टेंस का पता लगा सकते हैं। और रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन, मतलब इससे हम आइटरेटिवली हम देखते हैं, बार बार उसको हम देखते हैं कि कौन सा फीचर जो है वो हमारे पास लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम रिमूव कर लेते हैं। और उसके बाद जो है वो दोबारा से फिर हम देखते हैं कि अच्छा अब और उसी को फिर ऐड करके फिर कोई और फीचर देखते हैं कि कौन सा वाला हमारे पास लीस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब ये बार बार ये प्रोसेस चलता है और उससे फिर हम फाइनल एक रिजल्ट आता है जिससे हम देखते हैं कि अच्छा ये वाले फीचर्स हमारे पास इम्पोर्टेंट है, ये जो है मॉडल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं, और ये वाले फीचर्स जो हैं ये हमारे पास अनइम्पॉर्टेंट है, ये मॉडल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम जो है वो हटा सकते हैं। अब रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन जो होता है ये मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है और एक्यूरेसी को भी मेंटेन करता है साथ में। हैंडलिंग, अच्छा, अब मिसिंग डेटा जो हमारे पास आता है उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये हमने पिछली क्लास में भी हम कर चुके थे। इम्प्यूटेशन के ज़रिए से कि मतलब मीन, मीडियन या मोड हम यूज़ करें। फिर दोबारा से कांस्टेंट वैल्यू, जैसे मिसिंग वैल्यूज़ को एक ही कांस्टेंट वैल्यू के साथ जो है वो रिप्लेस करके, जैसे हमारे पास अगर हम नैन की वैल्यू यूज़ करें या हम जो है अननोन की वर्ड यूज़ करें और उसको जो भी हमारे पास मिसिंग जो सेल्स होते हैं वहाँ पे डाल दें। उसके बाद सोफिस्टिकेटेड मेथड्स, इसमें क्या होता है कि हम केएनएन यानी नियरेस्ट नेबर्स की बिना पर यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, मिसिंग डेटा को हैंडल कर सकते हैं, या फिर मॉडल की बेस्ड इम्प्यूटेशन, मतलब मॉडल की बिना पर उसमें जो है हम जो भी हमारे पास एम्प्टी या मिसिंग वैल्यूज होती हैं उसको इम्प्यूट कर लेते हैं, उसमें डाल लेते हैं। इससे केएनएन इम्प्यूटेशन से क्या होता है, मॉडल की एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। अच्छा, अब इसके बाद जो है फीचर इंजीनियरिंग, सबसे पहले टाइम सीरीज के हवाले से अगर हम बात करें तो डेट और टाइम के कंपोनेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं और एवरेजेस को जो है हम मूव कर सकते हैं। टाइम बेस्ड जो फीचर्स होते हैं वो हमारे पास जितना भी अगर हम सेल फोरकास्ट करें, जैसे फॉर एग्जांपल क्या हम कह रहे हैं कि इस महीने हमें अगर 10,000 हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो नेक्स्ट मंथ जो है वो हमारा कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, तो उसके लिए हम टाइम सीरीज एनालिसिस यूज कर सकते हैं और उनके फीचर्स को जो हम जब फीचर इंजीनियरिंग परफॉर्म करते हैं तो उससे वो फोरकास्टिंग की जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज हो जाती है। जियो स्पेशियल, इसमें क्या होता है कि हम मैप को देखते हैं, कंसिडर करते हैं। ठीक है, जियो मतलब जो हमारे पास ज़मीन होती है उसमें अब डिफरेंट तरह की जगह हैं, लोकेशंस है, लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, तो वो सारा कुछ हम इस्तेमाल करते हैं और फासले को भी देखते हैं, और उसके थ्रू जो है हम फीचर की इंजीनियरिंग को कर सकते हैं। और उसके अगर हम टेक्स्ट का टाइप का डेटा है हमारे पास कि सारा पैराग्राफ की फॉर्म में डेटा है, तो उसके लिए हम सेंटिमेंट स्कोर्स यूज़ कर सकते हैं और वर्ड काउंट यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो फॉर एग्जांपल अगर कौमी तराना है तो उसमें शाद बाद का वर्ड कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है, तो ये करने के लिए हम जो है फीचर इंजीनियरिंग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, जब अगर हम चाहते हैं कि हम फीचर इंजीनियरिंग जो है उसमें हम मास्टर कर जाएँ, मतलब वो हमें ठीक तरह से आ जाए, तो सबसे पहले हमने डेटा को अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास डेटा है कौन-सा, और उसके लिए क्या ज़रूरी है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जो कि कल हमने जो जिस तरह कल ली थी कि परसों ली थी, आई डोंट रिमेंबर एग्ज़ैक्टली, बट उसकी जो हाँ, कल ली थी। कल हमने उसकी क्लास ली थी और उसमें जो है फिर बताया था सबसे पहले कि मतलब डेटा की टाइप क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन
उसकी डिस्क्रिप्शन और उसके अलावा जो है वो सारी चीज़ें देखना, उसको विजुअलाइज़ करना हर एक कॉलम को, कि कौन से कॉलम में कितनी वैल्यूज़ हैं, कहाँ पे ज़्यादा वैल्यूज़ लाई कर रही हैं और कहाँ पे बिल्कुल आउटलायर किधर-किधर है, तो ये पूरे मिसिंग वैल्यूज़ उसमें कितनी है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ कितनी है, ये सारा सबसे पहले हमने डेटा को समझना है। उसके बाद फिर हमारे पास डोमेन नॉलेज होनी चाहिए। मतलब हम अगर हम जो काम कर रहे हैं, जिस डेटा पे काम कर रहे हैं, तो उसका हमें पता होना चाहिए कि ये जो है अ अ इसमें जो है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो उस डेटा की हमें समझ होनी चाहिए। अब सिविल कंस्ट्रक्शंस वालों का डेटा, अगर आप लोग उस पे काम कर रहे हैं और आप लोगों को उसके जो फीचर्स हैं या एट्रिब्यूट्स हैं, उसका पता ही नहीं है कि कौन-सा फीचर क्या किस फीचर का क्या मतलब है, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को वो स्टडी करना होगा कि कौन-सा फीचर कहाँ यूज़ हो रहा है, उसका क्या मतलब है। वो डोमेन नॉलेज अगर आप लोग के पास होगी, तभी आप लोग उस पे फीचर इंजीनियरिंग परफॉर्म कर सकोगे। तभी आप लोग को पता चल सकेगा कि अच्छा कौन-सा फीचर जो है वो ज़्यादा रिलेट कर रहा है टारगेट वेरिएबल के साथ और कौन-सा फीचर जो है वो लेस उसके साथ जो है वो रिलेट कर पा रहा है। और थर्ड वन जो है आइटरेटिव प्रोसेस, मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक ही दफ़ा आपने कर लिया और फिर आपने कहा कि हाँ, जो है बस अब किस्सा ख़त्म, नहीं। जब तक मॉडल की एक्यूरेसी मतलब इम्प्रूव नहीं होती, आपने बार-बार जो है इसको करना होता है, बार-बार इसको रिपीट करना होता है और देखना होता है कि अच्छा लेबल एन्कोडिंग अगर मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो उससे मेरे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है। अगर मैं वन हॉट एन्कोडिंग अप्लाई कर रही हूँ, तो उससे मेरे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है और उसके थ्रू जो है वो डिफरेंट इवैल्यूएशंस पे हम कर सकते हैं, डिफरेंट फीचर्स की कि हाँ, हम ये वाला फीचर अगर लेंगे, तो उससे जो है हमारे पास रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं, अगर ये वाला फीचर लेंगे तो उससे हमारे पास रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे एंड सो ऑन। अच्छा, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि हमारे पास फीचर इंजीनियरिंग मॉडल की परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करता है, यानी मॉडल की परफॉर्मेंस जो है वो उसको देखता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी की 55% एक्यूरेसी है, तो वो उसको इंक्रीज करके 75 तक ले जाता है अगर प्रॉपर उसकी फीचर इंजीनियरिंग हो जाए। उसके लिए लेकिन क्या चाहिए हमारे पास, एक तो क्रिएटिविटी हो माइंड की, आप लोग अपना दिमाग आपका मतलब यूज़ करना होगा और साथ ही साथ डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए। जिस भी डेटा पे आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और उसके साथ-साथ कंटिन्यूअस लर्निंग, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप जो है इसके मास्टर बन जाएँगे, नहीं। ये लर्निंग जो है ये साथ-साथ चलती रहती है। आप लोग जो है कंटिन्यूअसली लर्न करते हैं और फिर उसी के हिसाब से अडॉप्ट करते हैं चीज़ों को कि अच्छा ये चीज़ अगर बेटर परफ़ॉर्म कर रही है, क्या ये मेथोडोलॉजी यहाँ पे बेटर परफ़ॉर्म कर रही है, तो इसको मैं यूज़ करती हूँ और ये वाला अगर ठीक से काम नहीं कर रहा, तो इसको मैं जो है वो छोड़ देती हूँ। और वही बात के मॉडल की परफ़ॉर्मेंस को ये इम्प्रूव करता है। अच्छा, अब हम कुछ इसकी प्रैक्टिकल साइड पे आ जाते हैं, जहाँ पे हमने फीचर इंजीनियरिंग अप्लाई की हो। गूगल कोलैब में जाएँगे। और यहाँ पे हम कोलैब को ओपन करेंगे। Mm, let me check। हाँ, ये वाला भी दिखा देती हूँ। हाँ, ये हो गया।
अच्छा, और ये हमारे पास एनएलपी का हो गया। एनएलपी वाला ये नहीं है, दूसरा हम करेंगे। इसमें जो है, हाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक हमारे पास डेटा सेट था जिसमें कौन कौन से हमारे पास कॉलम्स थे। जीपीए का कॉलम था, जेंडर का कॉलम था, ब्रेकफास्ट का कॉलम था, कैलोरीज चिकन, कैलोरीज डे, और स्कोन, और फिर कॉफी, एंड इस तरह, मतलब फूड रिलेटेड ये पूरा डेटा सेट था। और फूड का जीपीए के साथ क्या कनेक्शन है, मतलब कुछ लोग जो एक तरह का फूड खा रहे हैं उनका जीपीए कितना है, और कुछ लोग जो दूसरी तरीके का फूड खा रहे हैं तो उनका जीपीए कितना है, वो जो है वो इसमें हम एनालाइज कर सकते हैं। मतलब ये डेटा कलेक्ट किया गया है, अब क्या क्या एनालाइज करना है। सबसे पहले आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हम इस डेटा में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और इस डेटा के थ्रू क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। देन फिर आप एक डेटा एनालिस्ट बन के उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें जी, नहीं पैनाडॉल नहीं होगी। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। सामने तो नहीं है, मैं बाद में फिर उधर जाके चेक करती हूँ, फिर आती हूँ तुम्हारे पास। अच्छा, यहाँ पे जो है हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा ये वाला जो डेटा सेट है यह हमने ऑलरेडी ड्राइव में, गूगल ड्राइव में जो है वो स्टोर किया हुआ है या वहाँ पे रखा हुआ है। और उस डायरेक्टली हम अपने ड्राइव को जो है वो माउंट कर लेते हैं, ताकि ड्राइव में हमारा जितने भी हमारे डेटा सेट है उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस कर सके। मतलब यहाँ पे अगर कोई डेटा सेट जो है वो हम अपलोड करते हैं तो उससे क्या होता है कि जब तक हम इस नोटबुक में होते हैं, जब तक हम ये नोटबुक रन कर रहे होते हैं, तो वो जो है डेटा सेट हमारे पास होता है। लेकिन जैसे ही हम ये नोटबुक जो है वो क्लोज कर लेते हैं तो वो डेटा सेट फिर से चला जाता है। फिर जब नेक्स्ट टाइम आप दोबारा इस नोटबुक पे आते हो तो दोबारा से वही डेटा सेट आपने अपलोड करना होता है। ये जो है ये किस चीज़ के लिए है, ये फॉर एग्जांपल हम ड्राइव को डायरेक्टली यहाँ से भी माउंट कर सकते हैं, और ये हम जो है कोड भी यूज करके उसको भी माउंट कर सकते हैं। अच्छा, अब लाइब्रेरीज हमने इंपोर्ट की कौन कौन सी, न्यूमेरिकल नमपाई की और पांडास की, और फिर उसके बाद एक वेरिएबल असाइन किया है हमने अपने डेटा को, ताकि हम उसको रीड कर सके डेटा फ्रेम की फॉर्म में। ये हमने कहा कि हमें डेटा जो है वो शो कर दो, तो ये हमने उसमें उसने हमें शो करके दिया है। अब जैसे ये पूरा डेटा नहीं शो कर सकते, ये देखिए बीच में इसने डॉट 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 लगा दिए कि हाँ आपका डेटा इधर से शुरू होके, और लास्ट वन रो कितनी है हमारे पास 124, यानी 0 से स्टार्ट होके 124 तक, तो ये टोटल हमारे पास 125 रोज बनती हैं और उसमें 61 कॉलम्स है। ये अगर ऐसे हम जाएंगे तो ये हमारे पास पूरे कॉलम्स जो है वो शो होंगे। बीच में यहाँ पे भी डॉट डॉट है, मतलब सारे कॉलम हमें शो नहीं हुए, तो वो बाद में हम उसका फंक्शन यूज करके शो कर सकते हैं। अच्छा, कॉलम्स का फंक्शन जैसे यहाँ पे ये देखें df डॉट कॉलम, ये हमने यूज किया तो जितने भी 61 के 61 कॉलम्स थे उनके सारे नाम हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं कि ये कॉलम्स फिलहाल इस डेटा सेट में मौजूद है। फिर उसके बाद ये हम क्या कर रहे हैं कि उसका एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस स्टार्ट हो गया है। उसके बाद हम उसकी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। उसमें हम देखते हैं कि नल वैल्यूज कौन कौन सी में कितनी है, कौन कौन से कॉलम में कितनी है हमारे पास, और उसकी डेटा टाइप क्या क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, क्या है, तो वो सारा कुछ हम देखते हैं। अच्छा, इसमें कॉलम्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है, 61 कॉलम्स है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इस पूरे मतलब डेटा सेट को डिस्प्ले कर दें, तो ये देखिए इसने हमें पूरा का पूरा डेटा सेट जो है वो डिस्प्ले कर दिया है। और ये जो अगर आप
लोग को दिख रहा है जेंडर में जो जो 2 या 1 मतलब मेल फीमेल क्यों लिखा है उसकी जगह, तो ये ऑलरेडी लेबल्स उसको असाइन हुए हैं, लेबल इनकोडिंग उसकी हुई है पहले से इस डेटा सेट की, जिसमें उन्होंने असाइन किया होगा कि 1 जो है वो मेल के लिए हो और 2 फीमेल के लिए हो, या फिर इस तरह भी उन्होंने ये लोग कर सकते हैं कि 2 जो है वो मेल के लिए हो और 1 फीमेल के लिए। अच्छा, और ये ब्रेकफास्ट का कॉलम इसमें 1 1 क्यों है? 1 और 0 इसमें यूज हुआ होगा कि 1 मतलब हाँ ब्रेकफास्ट किया है और 0 मतलब ब्रेकफास्ट नहीं किया, या फिर उसी के ऑपोजिट वाइस वर्सा। अब डेटा टाइप्स हमने पूरे कॉलम्स की देखी है कि हर एक कॉलम की कौन कौन सी डेटा टाइप है, जीपीए क्या है, ऑब्जेक्ट है, इंटीजर है, इस तरह फ्लोट है, डिफरेंट कॉलम्स जो है उनकी डेटा टाइप्स यहाँ पे शो हुई हैं। उसके बाद डुप्लीकेट हमने देखा है कि कौन, अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, तो ये जो है फिर यहाँ पे आंसर 0 है, मतलब कि कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। अब उसके बाद नल वैल्यूज हम देखते हैं कि नल वैल्यूज को जो है, अगर वो नल है तो उसको सम करके हर एक कॉलम में सम करके मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कर दो। तो कह रहे हैं कि जीपीए वाला जो कॉलम है उसमें 2 नल वैल्यूज हैं, बाकियों में 0 0 है, फिर किसी में 19 है, फिर इसी तरह बाकी भी 19 1 1 17। अब जो कॉलम, अब इस डेटा सेट को सबसे पहले क्लीन करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीपीए वाला कॉलम हमने उठाया है उसको क्लीन करना है। अब क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका मीन हमने जो है वो डाल दिया, मतलब जीपीए का जो मीन आता था, जो भी मिसिंग वैल्यूज थी वहां पे हमने उसमें रिप्लेस कर लिया। तो देखिए फिल न का मतलब कि फिल कर दो, जो एम्प्टी है हमारे पास उन वैल्यूज को वहां पे फिल कर दो, मीन की जो वैल्यू आ रही है उसको उधर उधर फिल कर दो। फिर हमने देखा है कि जो कैलोरीज डे है तो उसमें यूनिक वैल्यूज कौन सी है, तो ये देखिए अरे की फॉर्म में उसने हमें शो कर दिया है कि एक तो नैन वैल्यू है 3 4 2, ये जो है ये यूनिक वैल्यूज हैं। अब उसके बाद जो है नैन जो है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, किस तरह हमें पता चल गया, यहाँ पे तो 2 भी मौजूद है, 4 भी है, 3 भी है, मतलब कमी किस चीज की है, 1 की है। तो नैन जो एम्प्टी वैल्यूज थी उसको हमने 1 के साथ रिप्लेस कर दिया, ये देखिए इन प्लेस ट्रू, मतलब कि यहाँ पे रिप्लेस कर दो उसको, जो हमारे पास वैल्यूज जहाँ पे नैन था, और 1 1 को रिप्लेस कर दो, यहाँ पे फिल कर दो। फिर उसके बाद हमने लास्ट वन लाइन में उसको कहा हुआ है कि यूनिक वैल्यूज जो है वो हमें प्रिंट करके बता दो कि अब कौन कौन सी यूनिक वैल्यूज हैं, तो उसने हमें बता दिया है कि 1 3 4 2। अच्छा, अब फिर सिमिलरली बाकी कॉलम्स को भी हमने वो किया है, इसका भी यूनिक हमने फाइंड आउट किया है, फिर उसकी हमने कॉलम टाइप चेंज की है कि ये हमारे पास इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। फिर उसके बाद उसको हमने मिसिंग वैल्यूज को नैन से वो फिलअप किया है कि यहाँ पे आप नैन डाल दें, और उसके बाद फिर हमने उस नैन को जीरो में के थ्रू फिल किया है। फिर उसके बाद दोबारा से कॉलम को जो है वो हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये पूरा डेटा सेट को क्लीन करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, हर एक कॉलम को डिफरेंट तरह का एक मेथड चाहिए होता है और वो हम उस पर फिर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले यूनिक वैल्यूज देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि अच्छा इस वैल्यू की जगह हम ये वैल्यू अगर इंसर्ट कर सकते हैं सो व्हाई नॉट। तो ये पूरा डेटा सेट इस तरीके से हमने क्लीन किया है। अच्छा, एक पाइथन में आपके पास लाइब्रेरी है पाई स्पेल चेकर, ठीक है, इससे क्या होता है आपकी स्पेलिंग्स को ये चेक करता है कि जो जो कॉलम के अंदर जो वैल्यूज की स्पेलिंग की चेकिंग हुई है, तो वो मतलब स्पेलिंग है तो क्या वो ठीक है या नहीं है, अगर नहीं ठीक तो उसको ठीक कर दो। जो हमारे पास अगर इस तरह है कि फॉर एग्जांपल सी कैपिटल है आर कैपिटल है, तो सबको जो है स्मॉल वर्ड्स में जो है वो कन्वर्ट कर दो। तो ये लाइब्रेरी के थ्रू हम ये चीजें कर सकते हैं। देखिए सारे एक फॉर एग्जांपल जो गेम्स वाला या टाइप स्पोर्ट्स की टाइप के कौन से लोग जो है किस तरह का स्पोर्ट्स खेलते हैं उस वाले कॉलम में जो है फिर उन्होंने वो टाइप यहाँ पे लिखी हुई है और सबकी वैल्यूज जो है अब हमारे पास स्मॉल फॉर्म में आ गई हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमने रिजिक्स की लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट की है। ये हमारे पास कहाँ पे यूज होती है, ये भी हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में यूज होती है, जैसे कि इंग्लिश की अगर लैंग्वेज है उसको प्रोसेस करने के लिए हम इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। अब इसमें हमने क्या किया है कि हम ये कर रहे हैं कि एंड जो है वो हमारे पास रिमूव हो जाए, और साथ ही साथ एस भी फॉर एग्जाम्पल कहीं पे, अच्छा कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं ऊपर अगर हम देखें,
जैसे एक वैल्यू जो थी हमारे पास कहीं पे मतलब एस अगर लगा हुआ है ना, कहीं पे एक वैल्यू ऐसी होती है कि प्लूरल की फॉर्म में होती है और एक वैल्यू सिंगुलर होती है और दोनों का सेम मीनिंग होता है, तो उसको है जो है हम एस वहां से हटा देते हैं ताकि दोनों की सेम वो आ जाए। हमारे पास कहीं पे एंड यूज हुआ होता है तो वो कहीं पे पंक्चुएशन होती है एक्स्ट्रा, तो वो हम हटा देते हैं, मतलब उसको हम ठीक कर लेते हैं। अच्छा, अब उसके बाद जो है फिर हम ये जो है डेटा सेट जब हमारे पास क्लीन हो जाता है और सबके अलग अलग मेथड होते हैं, जरूरी नहीं है कि जो अगर एक मेथड मैं अप्लाई कर रही हूँ तो सभी उस हिसाब से चले, नहीं, हर एक किसी का अपना मेथड होता है और वो उसके हिसाब से चलता है। अब जैसे यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि मतलब कौन सा जेंडर जो है वो कितनी दफा आया है, मेल इसमें कितने हैं और फीमेल इसमें कितने हैं। तो ये देखिए, ये काउंट किया हमने कि 1 की जो है वो 76 वैल्यू है और 2 की जो है वो हमारे पास 49 वैल्यू है। अच्छा, ये डेटा सेट जब आप जहाँ से भी डाउनलोड करते हैं तो अगर ऑलरेडी पहले से लेबल इनकोडिंग हुई होती है तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि ये जो है हमारे पास ये वैल्यू जो है वो इस चीज़ को शो कर रहा है और दूसरा वैल्यू जो है वो इस चीज़ को शो कर रहा है। अच्छा, अब उसके बाद जो है फिर क्या हुआ है कि हमारे पास हमने कॉफ़ी की कंजम्पशन देखी है कि वो जेंडर के हिसाब से कि 1 जो है वो कितनी कॉफ़ी पीता है और 2 जो है वो हमारे पास कितनी कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, प्रपोर्शन मतलब मिकदार कितनी उसकी लेते हैं। तो 1 जो है वो ज़्यादातर 2 या 2 से 2.5 3 इस तरह की मतलब प्रपोर्शन लेते हैं, जबकि 2 वाला जो जेंडर था तो वो कितना ले रहा था। फॉर एग्जांपल हम ये कर लेते हैं कि 1 मेल कर लेते हैं, 2 फीमेल कर लेते हैं। तो फीमेल जो है वो प्रोपोर्शन कॉफ़ी की ज़्यादा लेते हैं, जबकि मेल जो है वो प्रोपोर्शन कम लेते हैं। मतलब इस डेटा सेट से हमें ये अगर हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं तो ये हमें पता चल रहा है। फिर इसी तरह कितने ड्रिंक्स जो है वो पर डे के हिसाब से कंज्यूम हो रहे हैं, तो वो हमने जेंडर के हिसाब से देखा है कि एक वाला जेंडर जो है वो इतनी ड्रिंक्स ले रहा है, 2 वाला इतनी ले रहा है। तो उसकी प्रपोर्शन देखी है। उसके बाद जो है फिर हमने जीपीए की काउंट देखी है कि हमारे पास कितने लोगों का 3.5 जीपीए है, तो 13 लोगों का हमारे पास 3.5 जीपीए है, फिर 11 लोगों का 3 जीपीए है। सिमिलरली ये हमारे पास है। अब जैसे इस वैल्यू को देखें, ये हमारे पास क्या है, अब इसमें ये क्या है बिच, ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, ये हमारे पास जो है आउटलायर आ गया है। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से भी हमें पता चल गया कि अच्छा ये हमारे पास आउटलायर है, तो इसको हम रिप्लेस करके सिर्फ 3.79 यहाँ पे लिख देंगे नीचे। आई आई थिंक सो ये स्टेप हुआ होगा, यस। अब इस वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया है, 3.7 बिच को जो है वो 3.79 से रिप्लेस कर दिया है। अच्छा, उसके बाद जो है फिर उसमें जितने भी हमारे पास अननोन वैल्यूज थी तो उसको हमने पर्सनल से जो है वो रिप्लेस कर दिया था और हमने कह दिया था कि इंडेक्सिंग के थ्रू इसको रिप्लेस कर दो। फिर उसके बाद जो हमारे पास जीपीए में, क्यों, क्योंकि जीपीए हमारे पास अगर टारगेट कॉलम है तो नैन वैल्यूज जहाँ जहाँ पे भी होंगी वो सब हम उससे ड्रॉप कर लेंगे। अच्छा, अब उसके बाद जो है जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्टूडेंट्स विद सेम जीपीए, हम देखते हैं कि सेम जीपीए में से मतलब लड़कों का कितना वो है और लड़कियों का कितना है जेंडर के हिसाब से। तो ये देखें, 1 का जो सेम जीपीए आ रहा था तो वो कुछ इस तरह के आसपास और 2 का कुछ इस इधर के आसपास आ रहा था। अच्छा, उसके बाद जो है फिर एक्सरसाइज का कॉलम हमने देखा है कि जो है एक्सरसाइज की कितनी कितनी मतलब वैल्यूज थी और उसमें जो है फिर उसमें जितने भी नैन वैल्यूज थी वो हमने ड्रॉप की है और उसके बाद जो है जेंडर के हिसाब से उसको देखा है कितने घंटे कौन सा जो है वो जेंडर एक्सरसाइज कर रहा था, मीन उसका निकाला है कि मेल कितने घंटे की मीन एक्सरसाइज का मतलब एवरेज एक्सरसाइज कर रहे थे और फीमेल्स कितने कर रहे थे। फिर उसके बाद जो है मतलब ये अब कॉलम वाइज हम जाते जा रहे हैं और हर एक कॉलम को हम क्लीन भी करते जा रहे हैं, साथ ही साथ जेंडर के हिसाब से उसको हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस भी कर रहे हैं।
अब मार्शल स्टेटस कि कितने लोग हमारे पास सिंगल हैं, कितने लोग हमारे पास मैरिड हैं, और उसको हमने पहले देखा है। और उसके बाद जो है फिर हम ये देख रहे हैं कि अगर ग्रेटर देन 2 अगर हमारे पास है, फॉर एग्जांपल एक थर्ड वैल्यू आ गई है, तो उसको जो है सिंपली हम क्या करते हैं, ड्रॉप कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ अभी अभी तक फिलहाल हमें सिंगल और मैरिड का जो है वो मवाजना करना है। फिर उसके लिए कैलकुलेट कर लेते रेशो कि सिंगल लोग कितने हैं हमारे पास और मैरिड लोग कितने हैं, उसको हम इस लाइन चार्ट के थ्रू हमने विजुलाइज किया हुआ है, और हम उसको हॉरिजेंटल बार चार्ट के थ्रू भी एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास जो है रिलेशनशिप बिटवीन द कंफर्ट फूड रीजन कोडेड एंड द मीन जीपीए फॉर ईच ग्रुप, खुराक का और जीपीए का मवाजना हम कर रहे हैं। अब हर एक का कंफर्ट फूड डिफरेंट होता है। किसी को आइसक्रीम खाने से एक सुकून मिलता है, किसी को चॉकलेट खाने से एक सुकून मिलता है, कोई किसी को बर्गर की क्रेविंग्स होती है, कोई स्टिंग का आदि होता है। तो सबकी क्रेविंग आई थिंक मैडम के थोड़े सिग्नल ड्रॉप्स हो गए हैं, तो आप लोग वेट करें इंशाल्लाह मैडम, वो सिग्नल जैसे ही ठीक होते हैं तो मैडम दोबारा से स्टार्ट कर। अगर आप लोगों में किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो उस वक्त अभी फिलहाल जो है ना वो रेडी कर लें, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है। हम थोड़ा वेट कर लेते हैं मैडम का। आज आजकल पाकिस्तान में वैसे भी नेट का इशू चल रहा है, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं मैडम का। उस वक्त तक मैं एक सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे साथ एक यहाँ पे ओवरसीज भी मौजूद है जिसका नाम है आसिम साहब। तो उसने कुछ दिन पहले एक किसी की कोई थोड़ी बहुत जो है ना फाइनेंशियली मदद की थी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि रमज़ान के दिन है तो उनके लिए स्पेशल दुआ किया करें, कि उन लोगों ने इतनी जो है ना हिम्मत की और आगे आए और उनकी थोड़ी बहुत मदद की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनको वो मदद की ज़रूरत थी कि कुछ लोगों को, फीमेल्स थी वो भी। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि रमज़ान में आसिम साहब के लिए दुआ करें, जो कि ओवरसीज मेंबर है हमारी टीम का, काफ़ी हमारे सेशंस में यहाँ पे एक्टिव हो रहते हैं। ये मेरी खुसूसी सबसे रिक्वेस्ट है कि इनके लिए दुआ करें, किसी तरह इसको अल्लाह और भी अजर दे और अल्लाह इनको और भी ज़्यादा दे कि इस तरह लोगों की मदद किया करे। मैडम तो अभी तक फ़िलहाल नहीं है, जैसी आती है हम मैडम का एक 5 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर नहीं आई तो दिन हम जो है इंड अप कर लेते हैं। तो हम 5 मिनट वेट करते हैं, तो अगर मैडम नहीं आई तो फिर हम इस पूछे ना इंड अप कर लेते हैं। आसिम आसिम साहब, ये तो हम आपको थैंक यू हमें कहना चाहिए, जिस तरह आपने एक ही मैसेज पे जो है ना इतनी बड़ी मदद की और जिसको ज़रूरत थी। तो शुक्रिया मैं आपको यहाँ से अदा करूँगा, और स्पेशली हमारी दुआओं में आप हर वक्त याद रहते हैं। सब ने अपनी अटेंडेंस आज लगाई है ना। कुछ मेंबर तो हमारे पुराने हैं, ये तो हर वक्त मौजूद होते हैं, जैसे मदीना अफरीदी हो गई, मलाइका हो गई, और ये जो है ना कुछ एंग्री बर्ड, इसका नाम तो मुझे नहीं आता, ये हो गई, ये तो डेली मौजूद थे, इकरा नसीर, इकरा अफरीदी, वर्दा। तो ये तो हमारे आसिम साहब, ये तो हमारे काफ़ी सेशन है, तो ये तकरीबन सारे मौजूद होते हैं, आयमा खान। आई थिंक मैडम का वर्दा, आप अगर मैडम से पूछ लें कि क्या ऐसा है, क्यों, अगर वो ज्वाइन कर रही है ठीक है, नहीं कर रही तो फिर हम एंड कर लेते हैं। हम सब क्या कर रहे हैं, उसको एक ही फॉर्म में कन्वर्ट
कर रहे हैं। उसके लिए जैसे देखें बास्केटबॉल, अब यहाँ पे रिक्रिएट बास्केटबॉल पूरा मतलब ये सेंटेंस लिखा है। मैडम स्क्रीन शेयर करें, स्क्रीन आपका शेयर नहीं है। अच्छा, जैसे यहाँ पे देखिए रिक्रिएट बास्केटबॉल, अगर हमें मतलब दिख रहा है तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया सिर्फ बास्केटबॉल में। उसके बाद जो है यहाँ पे अगर वॉलीबॉल है तो एक रैकेट वॉलीबॉल है, एक इंट्रामर वॉलीबॉल है, तो उस सब को भी हमने एक ही सब के लिए एक ही वर्ड हम यूज करें वॉलीबॉल हर जगह, ताकि हमारे पास डेटा ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। ये एक और वॉलीबॉल की वो आ गई है तो उसको भी हमने सिंपल वॉलीबॉल दे दिया है। तो ये जितने भी हमारे पास टेक्स्ट है हम चाहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा मीनिंगफुल हो जाए, तो इसीलिए हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं। और ये हमारे पास फाइनल वैल्यूज कुछ उसकी आ गई हैं, जो अगर आप लोग अभी देखें तो उसमें एक हमारे पास बास्केटबॉल आ गया है, सॉफ्ट बॉल, सोकर, हॉकी, सॉकर दोबारा से आया है। अच्छा, इस तरह मतलब ये सारा जो है ये अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। स्पेलिंग जो है वो हॉकी, अगर यहाँ पे हॉकी यूज हुआ है तो सेम वही यहाँ पे भी हॉकी यूज हुआ है। फिर अगर बास्केटबॉल लास्ट वन एल अगर गायब है तो फिर सब में ये एल गायब होगा। देखें यहाँ पे भी बास्केटबॉल है तो सेम वही सेम वैल्यू उधर भी आ गई है, मतलब डेटा को हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया ताकि फिर उससे हम विजुलाइज कर सकें कि कौन सा जो है अब ये वाला वर्ड जो है कितनी दफा हमारे पास यूज हुआ है, सॉफ्ट बॉल कितने। अब देखें कुछ जो मिसिंग वैल्यूज थी तो उसकी जगह हमने नन रिप्लेस कर दिया था। तो ये क्या कर रहा है, इससे हमें कोई मतलब मीनिंग तो नहीं निकल रहा, लेकिन ये हमें बता रहा है कि इतना जो है आपकी नन वैल्यूज है। बाकी जो हमारे पास है कि इतना आपके पास क्रू है, स्काई है, इतना हम जो है टेनिस वगैरह, वॉलीबॉल, फुटबॉल, सब कुछ, सॉफ्ट बॉल के इतने इतने जो है वो ये वैल्यूज इतनी दफा यूज हुए हैं। अब उस डेटा जो हमारे पास डेटा है तो उसको एक कंडीशन की मदद से हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। उस पे हम क्या कंडीशन लगाते हैं कि हम हमारे पास सिर्फ वो वाले जो है वो डेटा हमारे पास निकालो। कौन कौन सा? नन, सॉफ्ट बॉल, सोकर, बास्केटबॉल, डांस, स्काई, फुटबॉल, मतलब सिर्फ इन 6 वैल्यूज का जो है इनका हमें काउंट बताओ कि कौन सा स्पोर्ट जो है वो कितने लोग खेल रहे हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पे देखिए वन हॉट इनकोडिंग आ गया, जो अभी पीछे हमने लेक्चर में डिस्कस कर लिया कि एक हमारे पास लेबल इनकोडर, एक हमारे पास वन हॉट इनकोडिंग था, और दोनों को हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को रिप्लेस करने में यूज कर रहे थे। अच्छा, वैल्यू काउंट्स हमने पहले कर ली। अब यहाँ पे देखिए वन हॉट इनकोडिंग जैसे पहले भी बताया कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में ये यूज होता है, जबकि जिसमें जो है हर एक यूनिक वैल्यू जो है वो एज अ बाइनरी कॉलम रिप्रेजेंट होती है, या तो वो 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है या फिर वो 1 की फॉर्म में। और वो कहाँ पे क्यों कैसे होता है, उसके लिए एक नया डेटा फ्रेम बना दिया जाता है। और इस ये हम क्यों यूज करते हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये हमारे पास इससे क्या होता है, एक तो नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि मॉडल की एक्यूरेसी को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पे ये हमारे लिए एक्यूरेसी को इंक्रीज करता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हॉकी, 0 वाला बंदा हॉकी नहीं खेल रहा, 1 वाला भी नहीं खेल रहा। अब कौन सा बंदा हॉकी खेल रहा है, जो हमारे पास जहाँ पे 1 1 है, जैसे 9 वो बंदा जो है वो हमारे पास हॉकी खेल रहा है, तो ये देखें वहां पे 1 लिखा हुआ है, बाकी सब 0 होंगे। जो बंदा भी जो भी स्पोर्ट्स खेल रहा होगा तो वहां पे सिर्फ उसके लिए 1 1। ये हमने क्या कौन सा मेथड अप्लाई कर दिया है, वन हॉट इनकोडिंग हमने अप्लाई कर दिया कैटेगोरिकल वेरिएबल पे। अब अब एक कॉलम उसमें ये था कि फादर का प्रोफेशन कौन सा है, तो उसमें हम सारे स्टॉप वर्ड जो है वो रिमूव करेंगे इंग्लिश के। सबसे पहले स्पेशल कैरेक्टर्स, जैसे जिसमें हमारे पास एंड आ जाता है, सेमी कॉलन आ जाता है, कॉमा आ जाता है, या मतलब कोटेशन आ जाती है, स्पेस आ जाता है खाली, स्लैश बार, तो वो सारा सबसे पहले तो हमने वो रिमूव कर दिया। उसके बाद इंग्लिश के वर्ड्स जो थे
एनएलटीके की लाइब्रेरी हमने यूज करके वो इंग्लिश के वर्ड सारे मतलब ठीक कर दिए हैं, और उसके बाद जो है उसको लोअर फॉर्म में कर दिया है। देखें यहाँ पे जो है सेल्फ एम्प्लॉय, अब ऊपर हमने देखा कि एस कैपिटल था, ई कैपिटल था, लेकिन यहाँ पे जो है वो एम्प्लॉयर जो है दोनों स्मॉल हो गए हैं। अच्छा, अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है कि मतलब वो खुद से ही वो काम कर रहा है या खुद ही कहीं पे काम करने में लगा हुआ है, कोई फ्रीलांसर है। और यहाँ अब जो है सेल्फ एम्प्लॉय, इसी वर्ड को हमने स्टेमिंग कर दिया, इसी की ही उसको हमने क्या कर दिया, सेल्फ एम्प्लॉय कर दिया। इसका भी यही मतलब निकल रहा है, मतलब आप वर्ड को छोटा बना देते हो। अच्छा, उसके बाद जो है इसी तरह पूरे कॉलम पे हमने ये अप्लाई कर दिए हैं। और साथ ही साथ अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे डेंटिस्ट है तो उसको भी अब हम उसको क्या करें, ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट है वो भी डॉक्टर में आता है, अगर डॉक्टर है तो वो भी डॉक्टर, और सबके लिए हम सेम ही कैपिटल या स्मॉल वर्ड्स या सेम वर्ड हम यूज कर रहे हैं। अब जैसे उसके बाद जो है ये वाला डॉक्टर जो है इसके लिए भी हमने ये डॉक्टर का वर्ड यूज कर लिया, ये वाला जो डॉक्टर है इसके लिए भी हमने डॉक्टर का, फिर इस तरह फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मास्यूटिकल जो बंदा है, ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है। तो और साथ अगर किसी का न्यूयॉर्क, अब देखें ऑनर एट न्यूयॉर्क लंच, तो इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज कर लिया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई ड्राइवर है तो मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह हमने ब्रॉडर कैटेगरीज में ये कॉलम पूरा जो है वो डिवाइड कर दिया है। अब हमारे पास कौन कौन से कॉलम आ गए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला, टीचर वाला, कॉन्ट्रैक्टर वाला, उसमें आ गया कॉलम, नहीं सॉरी जो वैल्यूज थी, मैनेजर आ गया है, एम्प्लॉयड आ गया है। तो उसमें जो है ये ब्रॉडर कैटेगरीज में हमने उसी कॉलम को डिवाइड कर दिया है। अब उसके बाद जो है फिर उसको विजुअलाइज कर दिया है कि हमारे पास टीचर कितने हैं, उसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड कितने हैं, एम्प्लॉयड कितने हैं, नन वैल्यूज उसमें कितनी थी, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर, सेल्समैन, रिसर्चर और रिटायर कितने हैं, ये सारे वैल्यूज को हमने जो है वो विजुलाइज कर दिया है। और उसके बाद अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, अब इस वाले कॉलम पे भी हम वन हॉट इंकोडिंग अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जो भी जहाँ पे भी है वहां पे जो है 1 लिख देते हैं और बाकी सब में 0 कर देते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल 4 वाला बंदा है वो अगर डॉक्टर है तो अगर डॉक्टर वाले कॉलम में सिर्फ 1 लिख देंगे और बाकी सारे प्रोफेशन में वो 0 हो जाएगा। और इसी तरह बाकी के भी सारा जितना भी होगा। तो ये इस तरीके से हम उसकी फीचर इंजीनियरिंग भी करते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस भी करते हैं, और डेटा को जो है वो रीड भी करते हैं, अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करते हैं, और इसके बाद फिर हम उस पर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जो है वो अप्लाई करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। किसी का कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क। जी, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है सो दे कैन आस्क एनी वन ऑफ यू। आई थिंक ये जो है ना सारे फ्रेश स्टूडेंट्स है, पहली दफ़ा मेरे ख्याल में इस चीज़ को सीख रहे हैं, तो किसी का कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है। लेकिन मुझे ये ज़रा बताएं कि आप सबको समझ भी आ रहा है कि नहीं। हाथ उठाइए या उसमें कह दें, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो हमें पता चले, अगर आ रहा है तो हाथ उठाइए या कोई लाइक का जो है ना वो लाइक कर दे। सबको आ रहा है समझ, कोई भी कुछ नहीं कह रहा, सारे फ्रेश स्टूडेंट्स हैं। सो मैडम थैंक यू वेरी मच कि आप अपना इतना कीमती वक्त आप निकाल देती है, और यहाँ पे आके हम आपको बार बार मैसेजेस कर करके आपको यहाँ कह दें कि आज ये सेशन दे। सो ये आपकी जो है ना बड़ापन है कि आप यहाँ पे आके हमें सेशन दे दिए अपने कीमती वक्त निकाल के, और इतनी डिटेल से आप पढ़ाती हैं माशाल्लाह। क्योंकि हमारे साथ काफ़ी सेशन हुए लेकिन इतनी डिटेल से किसी ने नहीं पढ़ाया, आप बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ाती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कल जो फाइनल सेशन है वो भी आप इससे भी बेहतर करें, और हमारा आपका शुक्रिया अदा करना है। तो अब मैं यही कहूँगा कि आपका जो है ना एहसान है एक किस्म का हमारे ऊपर कि आप आके यहाँ पे सेशन देती है और अपना टाइम निकालती है और इन स्टूडेंट्स को समझाती है। इवन स्टूडेंट्स कम है ड्यू टू एक तो रमज़ान है, क्योंकि रमज़ान से पहले हमारे स्टूडेंट्स थोड़े सेशन में ज़्यादा होते थे, रमज़ान में हमारे से स्टूडेंट्स थोड़े कम हुए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आफ्टर रमज़ान भी आपके साथ बात हो, कोई और सेशन हम अरेंज करें किसी और टॉपिक पे।
और थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर योर टाइम। तो अब हम सेशन एंड करते हैं, अगर आपकी तरफ से कुछ है तो आप कह सकती हैं मैडम। यू आर वेलकम। और वेलकम एंग्री बर्ड, हमेशा से एक्टिव रहती है ये वाली स्टूडेंट। आई एम स्टूडिंग एमएससी विद एडवांस रिसर्च, गुड आसिम। अच्छा, उसके अलावा जो है बस इंशाल्लाह कल का हमारा लास्ट सेशन होगा, और फिर इबादतों के दिन है, तो हम कोशिश करेंगे कि फिर उस साइड पे थोड़ी सी तवज्जो ज़्यादा दें खुद भी। मतलब रमज़ान होता है तो स्टेमिना या एनर्जी भी इतनी इंसान में नहीं होती जितनी नॉर्मल डेज में होती है, लेकिन बस अल्लाह ताला हिम्मत दे देता है। यही बात है मैडम। और चलें, जिस तरह थैंक यू मैडम सो मच। अभी आसिम ने एक कमेंट मैसेज किया है वो टेक्स्ट में, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, जिस तरह आपने कहा कि बातों के डे ने, तो ये हमारा एक ओवरसीज मेंबर है यहाँ पे, और इसने भी कुछ दिन पहले भी एक फाइनेंशियल एक फीमेल की मदद की है। तो आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, जिस तरह आपने कहा इबादत, तो इसको स्पेशल आप भी दुआओं में याद किया करें, हम तो वैसे भी याद करते हैं इनको। ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। चलिए जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू एंग्री बर्ड। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।